Hello students, myself Hargobind Singh and I welcome you all in this session of physics. This session we will be discussing the topic of class 12, the very first unit of class 12, which is electrostatics, and we shall discuss something about electrostatics today. In your everyday life, you must have noticed certain things. Everybody notices. हम सब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें नोटिस करते हैं और जिन पर ध्यान नहीं देते। जैसे विंटर सीजन में आपने देखा होगा जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, स्वेटर्स हैं, हम लोग जब वो स्वेटर्स उतारते हैं या उठा के रखते हैं कहीं, तो आपने देखा होगा उसमें कुछ स्पार्कलिंग दिखाई देती है आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपने अचानक से बाहर से आए और दरवाजे का मेटल नॉब को टच किया तो आपको एक करंट सा लगा। हम लोग कभी एक खेल खेलते थे, स्कूल में बच्चे भी खेलते हैं, स्केल लेके, प्लास्टिक स्केल होता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, वो स्केल लेकर हम लोग ड्राई हेयर्स में रगड़ने से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो स्केल से वो कागज के टुकड़े चिपक जाते थे। तो ये खेल था। Actually, in the language of physics, this is the phenomena of electrical discharge. वो चार्ज एक्चुअली एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना, और हमारे छूने से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो शॉक लगता है। कहानी यहां से शुरू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और भी हम थोड़ा सा बात करें तो एक छोटी सी कहानी, एक फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं दुनिया के, उनका नाम है थेल्स। आपने ये नाम शायद कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो। थेल्स ऑफ मिलेटस। मिलेटस एक शहर था ग्रीस में, आज से 2500 साल पहले की बात है। आज ये टर्की में है, तुर्की जो देश है, और इसका नाम बलात है आज की तारीख में। उस समय 2500 साल पहले ये मिलेटस था, ग्रीस कंट्री था ये, वहां के हुए हैं ये मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थेल्स। सो व्हाट हैपेंड, वंस थेल्स फाउंड अ फॉसिलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्बर। रेजिन, आप एम्बर ना जानते हो, रेजिन सुना होगा आपने, या गम, जो गोंद निकलती है पेड़ से, उसको एम्बर कहते हैं। ग्रीक लोग एम्बर कहते थे। ये एम्बर का टुकड़ा थेल्स ने एक पेड़ में से निकाला, वो सूख चुका था, ड्राई, ठोस हो गया था, और उसको लेके उन्होंने एनिमल फर जो होती है, जो खाल होती है जानवर की, उस समय ज्यादातर लोग जानवर की खालों का इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने उसके साथ उसको रगड़ा तो ये देखा कि वो एम्बर में एक प्रॉपर्टी आ गई है। वो छोटे छोटे चिड़ियों के पंख जो हैं, छोटे छोटे पंख, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। वहां से सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात शुरू हुई। और उन्होंने उस समय वो नेचर पावर्स को ही मानते थे लोग बाग, तो उन्होंने कहा ये कोई ईश्वरीय चमत्कार है। The story begins from Thales of Miletus, and now it has become a big branch of physics, which is known as electrostatics. तो अब आप डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics
which deals with electric effects produced due to static charges. Static charges मतलब stationary charges. तो electricity produced due to charges at rest is known as electrostatics. ये भी कह सकते हैं, जैसा भी आप डिफाइन करना चाहें. तो once again, electrostatics क्या है? It is the branch of physics which deals with electric effects produced due to static charges. यहां से हम शुरुआत करते हैं इस यूनिट की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो आगे जैसे चलेंगे, सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं जिसका सामना करेंगे. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज क्या है, सबसे पहले ये बात तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. चार्ज के बारे में हम पॉइंट वाइज लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, वो आप याद भी जल्दी कर सकते हैं, है ना. तो पॉइंट नंबर 1 हम बोलें तो चार्ज इज द नेचुरल एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द यूनिवर्स. इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. चार्ज, फिर से बोलूं, चार्ज इज द नेचुरल एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन नेचर. इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. अपने आप ये पाई जाने वाली, नेचर में ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपने आप पाई जाने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्रॉपर्टी है. देयर आर, सेकेंड पॉइंट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. ये तो आप जानते ही होंगे. नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे? द स्मॉलेस्ट चार्ज which is found in the universe is the charge of an electron. इलेक्ट्रॉन तो आपने सुना है. The smallest charge is the charge of an electron whose value is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb and which is negative in nature. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और इसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम होता है. कूलम क्या है? यूनिट ऑफ मेजरिंग चार्ज. ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम. इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे. तो ये पॉइंट क्या बताता है? द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज फाउंड इन द यूनिवर्स इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ओनली अप टू द स्कोप ऑफ क्लास 12 फिजिक्स. इससे छोटे भी चार्जेस होते हैं जो हायर स्टडीज में आप पढ़ेंगे, वो फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं. हम क्वार्क्स के बारे में आगे फिर अप्लाइड फिजिक्स और एमएससी में पढ़ते हैं. ठीक है. तो अभी क्लास 12 के लिए सबसे छोटा चार्ज हो गया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, वो है क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन की स्पेलिंग में आप Z भी यूज होता है, S भी यूज होता है. ठीक है. क्वांटाइजेशन, व्हाट डज इट मीन? वी से दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चार्ज ऑन एनी बॉडी is always found to be present in the form of the integral multiples of the electronic charge. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में कहीं ना कहीं चार्ज पाया जाता है. तो चार्ज हमेशा पाया जाएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E के फॉर्म में पाया जाएगा. किसी भी बॉडी का चार्ज आप मेजर करेंगे तो हमेशा इस रूप में पाया जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE. ये फॉर्मूला बन गया एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. N की वैल्यू रखें, 1 रखा तो हमें Q क्या मिलेगा? प्लस माइनस E. इससे दो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं आपको, एक प्लस E, एक माइनस E. प्लस E क्या है? चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन. ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है प्लस E और ये इलेक्ट्रॉन को करता है. इसी तरह से n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन आप रखते जाएंगे. तो दुनिया में अलग अलग जितने पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो भी चार्ज होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये पॉइंट क्या बताता था हमें?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर आपको टोटल चार्ज निकालना है, जैसे ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई टोटल चार्ज निकालना है, तो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे उनका एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए तो आ जाएगा टोटल चार्ज। तो इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? चार्ज ऑन एनी बॉडी, द टोटल चार्ज, यू कैन से द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी is given by the algebraic sum of the constituent charges। मतलब जितने भी चार्जेस छोटे छोटे इसको प्रेजेंट हैं उन सब को ऐड करें तो टोटल चार्ज उस बॉडी का निकल आएगा। दिस इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी के रूप में आप लिख सकते हैं, वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर देखें, चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर अगर बात करें तो टोटल चार्ज सिस्टम का बिफोर ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर सेम रहता है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बताएं आपको, तो प्रूव करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सपोज देयर आर टू चार्ज बॉडीज ए एंड बी। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है। इन दोनों को या तो आपस में टच करा दें या इनमें आपस में एक वायर कनेक्ट कर दें तो चार्ज फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरी पर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। और इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या होगा? टोटल चार्ज जो सिस्टम का है उसका आधा कर दें तो उतना उतना चार्ज दोनों बॉडीज पर आ जाता है। अभी टोटल चार्ज क्या है सिस्टम का? Q1 प्लस Q2 है जब टच नहीं करवाया था, और जब टच करवा दिया तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ और दोनों बॉडीज के ऊपर अब कितना चार्ज आ जाएगा? टोटल का आधा आधा आ जाएगा। इतना आ गया बॉडी ए पर और इतना ही आ गया बॉडी बी पर। आ गया? अब जरा ऐड करिए टोटल चार्ज क्या हुआ सिस्टम का, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये हम करेंगे तो क्या बन गया? ट्वाइस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और ये कैंसिल, तो क्या हुआ? Q1 प्लस Q2, ये तो वही आ गया जो ट्रांसफर से पहले था। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम बिफोर ट्रांसफर एंड आफ्टर ट्रांसफर रिमेन्स द सेम। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैं समझता हूं बच्चों ये सारे पॉइंट्स चार्ज से संबंधित जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, है ना? एक बार पॉइंट वाइज इन चीजों को पढ़ लेंगे फिर आपको ये याद हो जाएंगे। ये आपका एक इनिशियल नॉलेज है, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और बड़ी चीजें पढ़ेंगे, है ना? कूलम्स लॉ या जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, उसके पहले हमें एक इनिशियल इंफॉर्मेशन चार्ज के बारे में होना जरूरी होती है। अब हम बात करने वाले हैं चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग दो तरीके से होती है, एक होती है डायरेक्ट कांटेक्ट, उसको कहते हैं कंडक्शन, और एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हम उसके बारे में भी बात कर लें और फिर आ जाएंगे हम आगे एक बहुत बढ़िया टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, चार्जिंग। Charging process is of two types. One is conduction, second is induction. इसको क्या कहेंगे? कंडक्शन को डायरेक्ट कांटेक्ट, और ये क्या है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ये आपने याद रखना है। तो कंडक्शन की बात करें
तो दो स्फीयर, चार्ज स्फीयर्स हैं, इनको ए और बी है सपोज, इनको टच करवा दें, या तो टच करवा दें और या फिर इनमें एक वायर कनेक्ट कर दें, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर अप टू द इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन जब दोनों बॉडीज टच ना करें और चार्ज हो जाए, चार्ज ट्रांसफर हो जाए, तब हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब कैसे होता है वो प्रोसेस, वो बताया जाएगा, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। This is body A and this is body B, and this is positive charge, ठीक है, और दिस इज अनचार्ज। ये एक न्यूट्रल बॉडी है और ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए। जैसे ही इसको हम इसके नजदीक लाते हैं, टच नहीं करवाएंगे, बिल्कुल इसके नजदीक लाएंगे, तो क्या होने वाला है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स का होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ में। तो यहां पर जो नियर एंड है, यहां पर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया है और यहां पर ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। अब यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड ए है, ये तो अनचार्ज है, तो इसने क्या किया, एक्चुअली इसने किया क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया इस वाले किनारे पर, भाई इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन की वजह से, तो यहां से भागेंगे इस तरफ, तो यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये हिस्सा क्या है, गेन, तो यहां पर लॉस होगा, और जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये आप जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसी फिगर को कंटिन्यू करें आगे। हम ये बता रहे हैं कि किसी बॉडी को हम लोग परमानेंटली नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज कैसे बना सकते हैं। तो हम बॉडी ए और बॉडी बी, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव है, अब हम यहां पर अर्थिंग लगा देंगे, यहां पर अर्थिंग लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स विल कम फ्रॉम द अर्थ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब हम आगे एक और फिगर जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब देखें आप, अब ये अर्थिंग हटा दी, यहां से हमने अर्थिंग हमने हटा दी, ये तो हमारा बॉडी ए था, बॉडी बी है, अर्थिंग हटा दी, ये नेगेटिव चार्ज होल्ड है यहां पर, और हम अब इसके बाद धीरे से इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हटा लेंगे, तो क्या होगा, ये पूरे रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। अब ये हो गया है परमानेंटली नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही जिस तरह से अभी हमने किसी अनचार्ज बॉडी को यानी न्यूट्रल बॉडी को एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दिया, ऐसे ही अगर आप यहां पर जो रॉड ए है इसमें पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज से शुरुआत करें, तो फिर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। मतलब हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज कैसे बना सकते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये था आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको कई सारे मटेरियल्स ऐसे मिलेंगे नेचर में जिनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि चार्ज रबिंग पर कौन कौन से चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, है ना। जैसे ग्लास रॉड है,
glass rod when rubbed with silk, then glass rod will acquire a positive charge and silk will acquire a negative charge. ऐसे ही एबोनाइट एक मटेरियल होता है, एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर, तो एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही पेयरिंग में कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, कई मटेरियल्स हैं जिनमें प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई पॉजिटिवली चार्ज होता है, कोई नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आपके मन में एक बात और आएगी कि सर ये चार्जिंग हुई कैसे हुई, उसमें हुआ क्या है, अंदर प्रोसेस क्या था? तो एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसफर होता है। जब हम रगड़ते हैं दो बॉडीज को, व्हेन वी रब टू थिंग्स, टू मटेरियल्स, देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। रगड़ेंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो एक बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन तो दूसरी बॉडी गेन करेगी। जैसे ग्लास रॉड है और सिल्क है, इनको रगड़ा, ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रगड़ा, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, सिल्क में गए, तो सिल्क ने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन, यहां हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज सिल्क पर क्यों आया? क्योंकि यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। एक बात। दूसरी बात, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो मास में फर्क आएगा। भाई ग्लास रॉड, पहले इसका मास चेक करिए आप, इसमें कुछ और था, जब इसको रगड़ा इसमें से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले गए तो हम देखेंगे कि ग्लास रॉड के मास में फर्क पड़ गया, वो तो पड़ ही जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसने जब लूज कर दिए तो उसके मास में फर्क पड़ जाएगा। वहां सिल्क को देखें, सिल्क ने गेन कर लिए कुछ, अब उसके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, गेन कर लिए, तो उसका भी मास भी चेंज हो जाएगा। तो देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन मास ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज acquiring, whenever acquiring a charge by the substances happens, then it leads to a change in mass. तो ये कहानी शुरुआत में पूरी चार्ज की, कंडक्शन की, इंडक्शन की है। एंड नाउ वी कम टू कूलम्स लॉ। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने आ रहा है और वो है कूलम्स लॉ। बहुत जल्दी से आप समझ लेंगे और बहुत बढ़िया टॉपिक है। और दिस इज Coulomb's law in electrostatics. This topic comes in your board exams, maybe of 2 to 3 marks. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये चार्ल्स ऑगस्टा डी कूलम, ये है नाम साइंटिस्ट का, इसके नाम से ये लॉ है, चार्ल्स ऑगस्टा डी कूलम के नाम से। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये तो जानते हैं ना आप, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये प्रॉपर्टी आप अलग से लिखी नहीं है, लेकिन आप क्योंकि इससे ऑलरेडी आप नोन है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो कूलम्स लॉ सेज दैट, लिख लीजिए, देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges placed in vacuum, which is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. फिर से बोलता हूं मैं, Coulomb's law. Coulomb's law states that there is a force of attraction or repulsion existing between two charges, point charges, placed in vacuum, which is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. मैं समझता हूं सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे
ये हैं दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। याद रखिएगा इस लॉ में दो पॉइंट हैं, दो शब्द हैं जो आपको बहुत जरूरी लिखना है। एक है पॉइंट चार्ज, ये नाम आना चाहिए, और एक वैक्यूम। ये दो बातें इसमें आनी चाहिए आपके लॉ में, नहीं तो वो इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो ये दो चार्जेस Q1 एंड Q2 कुछ r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सी है, या तो अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की। तो ये फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई कर दे दोनों को Q1 इंटू Q2 इसके साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। तो ये साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट जो है इसको क्या उन्होंने वैल्यू दिया कूलम ने, तो कंप्लीट फॉर्म बना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और ये फॉर्मूला अगर देखें आप तो दिस इज सिनोनिमस विथ F इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो ये क्लास 9th में ग्रेविटेशन के चैप्टर में जो पढ़ा था आपने, बिल्कुल वैसा ही, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है देखने में। बस वहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था और यहां पर हमारा एक कांस्टेंट नया आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, k है, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 है। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, वेयर इसको क्या कहेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं इसको। एप्सिलॉन जीरो, ये भी नॉट का मतलब जीरो ही होता है क्या ये है, कूलम ने क्या बोला इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये है ये। और इसकी वैल्यू आपको बिल्कुल बाय हार्ट कांस्टेंट्स की वैल्यूज फिजिक्स में याद रखना पड़ेंगी। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। और यूनिट बनाने का तरीका बहुत आसान है ये तो चार्ज है तो कूलम इंटू कूलम, यानी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर होता है लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। so this is the value of permittivity of free space और वैक्यूम। अब ये पाई क्या है, पाई तो आप जानते हैं 3.14 होता है। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये सब करेंगे क्या बार बार, तो आप कैलकुलेट करने में परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरा इस फिगर की वैल्यू दे दी आपको, एंड के जो था ये 1/4πε0 था ये के, so they have given you this value, this is now directly written as 9 into 10 to the power of 9, और इसके यूनिट इसके उल्टा कर दो तो इसके यूनिट बन जाते हैं। तो ये आसान है याद करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ के। कितना आसान है, बहुत मजेदार है। ठीक है, अभी हम लोग अलग अलग यूनिट्स की भी बात करेंगे। अभी बहुत सारे यूनिट्स के साथ आपको डील करना है। यहां पर अभी आप ऐसा यूनिट कूलम है इसका सी से लिखेंगे, ठीक है, ये सबसे बड़ा यूनिट हो गया है इसका, ऐसा यूनिट है। बाकी एक ईएसयू सीजीएस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टैट कूलम कहते हैं इसको, ठीक है।
फिर मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम, ये कई यूनिट आएंगे। ये हम जब न्यूमेरिकल सभी मैं जैसे शुरू करने वाला हूं इसके बाद, तो फिर हम उसमें ये सारे यूनिट लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमें जो बताना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्जिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। फिर कूलम्स लॉ पर आए, कूलम्स लॉ ने क्या कहा, उसके क्या कांस्टेंट्स हैं, क्या वैल्यू, क्या फॉर्मूला है। इतना कुछ आज के सेशन में जो बात करनी थी वो हमने की। एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन एंड you have understood and followed whatever I have taught and dictated, and you can ask anything, any doubt, anytime. For today, this is all for this session for today. And in the next session now, we'll be coming up with the calculation part, means then how to solve the numericals. I'll be telling you how to solve the numericals. Okay? So students, thanks a lot for listening to me, and we shall meet definitely once again in the next session.